नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं, एसपी स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं सोनू आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीएससी फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी के जो यूनिवर्सिटी के इस बार एग्जाम होने हैं वो OMR पाठ्यक्रम पर होने हैं, इसीलिए यूनिट बाय यूनिट MCQ हम करा रहे हैं। इसके पहले भी हमने बॉटनी के 2 मॉडल पेपर 100 क्वेश्चंस के अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जाकर के उनको देख लीजिएगा, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और सेमेस्टर फोर्थ में जो आप सब बॉटनी पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है इकोनॉमिक बॉटनी, एथेनोमेडिसिन एंड साइटोकेमिस्ट्री, ये आपका पेपर टाइटल है। इसमें टोटल 8 यूनिट हैं और 8 यूनिट के हम MCQ प्रश्न डिस्कस करेंगे यूनिट बाई। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका प्रथम यूनिट, जिसका नाम है ओरिजिन एंड डिमास्ट्रक्शन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। दोस्तों, क्लास आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। सभी साथी वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लिया करिए ताकि जब भी क्लास लगे तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। बेबीलोय ने 1926 में कृषि पादपों की उत्पत्ति के कितने केंद्र बताए हैं? हाउ मनी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन फॉर कल्टीवेटेड प्लांट बियर प्रपोज बाय बेबीलोय इन 1926? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर सी, 8। रूसी वैज्ञानिक NI बेबीलोय ने 1926 में पौधों की विविधता के आधार पर दुनिया भर में 8 प्रमुख केंद्र बताए थे। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। बेबीलोय के अनुसार हल्दी की उत्पत्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो हल्दी का जो उत्पत्ति का केंद्र माना गया है बेबीलोय के अनुसार वह है हिमालयी केंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है मक्का की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र कौन सा है? द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर मेज इज। तो मक्का की उत्पत्ति का जो प्राथमिक केंद्र है वो मध्य अमेरिका माना गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मक्का की खेती की शुरुआत सबसे पहले मैक्सिको और मध्य अमेरिका के क्षेत्रों में हुई थी। तो अगर मैक्सिको ऑप्शन में दिखेगा तो मैक्सिको ही भी लगा सकते हैं आप सही उत्तर। अगर मध्य अमेरिका रहेगा तो मध्य अमेरिका लगाएंगे और अगर मैक्सिको रहेगा तो मैक्सिको लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, जिसमें पूछा गया कि बेबीलोय के फसली पौधों की उत्पत्ति के केंद्र मुख्य रूप से स्थित थे। बेबीलोय सेंटर्स ऑफ ओरिजिन फॉर क्रॉप प्लांट्स आर मेनली लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पर लोकेटेड थे? ये कटबंधों में निचली श्रेणियों और पहाड़ियों में अवस्थित थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। बेबीलोय ने पाया कि फसलों की सबसे अधिक आनुवंशिक विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। गन्ने की उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र, द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन फॉर शुगर कैन। तो गन्ने की उत्पत्ति का जो प्राथमिक केंद्र है वह हिमालयी केंद्र है। कौन सा केंद्र है? हिमालयी केंद्र। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गन्ने के मूल उद्गम इंडो बर्मा हिमालयी क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, जिसमें केसर, केसर का बोटेनिकल नाम क्या है? तो इसका कोकरस सटाइवस इसका बोटेनिकल नाम है। तो केसर के फूल का कौन सा भाग केसर के लिए उपयोग किया जाता है? विच पार्ट्स ऑफ द सेफ्रॉन कोकरस सटाइवा फ्लावर इज यूज्ड एज सेफ्रॉन। तो किस कौन सा भाग? तो शुष्क वर्तिकाग्र का लाल सिरा और वर्तिकाग्र का शीश ये यूज किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में सही उत्तर। प्रश्न नंबर 7, जिसमें पूछा गया कि हल्दी का कौन सा भाग मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? विच पार्ट्स ऑफ टर्मेरिक इज यूज्ड एज स्पेसिस। तो किस कौन सा हल्दी का कौन सा भाग मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो प्रकंद जो है वो मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। राइजोम, हल्दी का प्रकंद यानी राइजोम भाग मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8, समान रोटी वाला गेहूं है, कॉमन ब्रेड व्हीट इज। तो इनमें से समान रोटी वाला गेहूं जो है वो टिटिकम एस्टाइवम है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, टिटिकम एस्टाइवम ये समान रोटी वाला गेहूं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9, मानव निर्मित अनाज मेन मेड क्या पूछा गया है? मेन मेड सीरियल इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन जिसमें टिटिकल, बी ऑप्शन जिसमें दिया गया है कि राफाइनो बेसिका। तो मानव निर्मित अनाज टिटिकल है जो गेहूं और
राई के हाइब्रिडाइजेशन से बना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनाज की फसल है जिसका उपयोग आमतौर पर रोटी बनाने में किया जाता है। तो रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है गेहूं का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न 11 जिसमें है कि पौधों की खेती की शुरुआत मानी जाती है। तो पौधों की खेती की जो शुरुआत मानी जाती है वो 9-5-60 काल से मानी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 12 जिसमें पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी विविधता के द्वितीयक केंद्रों की विशेषता नहीं है। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि इनमें अप्रभावी जीन की न्यूनतम संख्या होती है। ये विविधता के द्वितीय केंद्रों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13 बेबीलोय के कितने भौगोलिक केंद्रों की पहचान की है। बेबीलोय ने कितने भौगोलिक केंद्रों की पहचान की है। तो दोस्तों याद रखेंगे 12, बेबीलोय ने कुल 12 भौगोलिक केंद्रों की पहचान की है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14 वह फल जो प्रारंभ से खेती के अंतर्गत आती है उसको क्या कहते हैं। द क्रॉप दैट कम्स अंडर कल्टीवेशन फ्रॉम द बीइंग इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, प्राथमिक फसल कहा जाता है, प्राइमरी क्रॉप कहते हैं इसको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में को पौधों की विविधता का केंद्र नहीं माना जाता। तो पौधों की विविधता का केंद्र किसको नहीं माना जाता है, ये प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट कंसिडर्ड ए सेंटर ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। पहला ऑप्शन जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी यूरोप। यूरोप को पौधों की विविधता का केंद्र नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16 निम्नलिखित में से किस फसल का मूल मेसो अमेरिका में है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज इट्स ओरिजिन इन मेसो अमेरिका। तो मेसो अमेरिका में दोस्तों याद रखेंगे कि मेसो अमेरिका में जो मूल फसल है वो कौन सी है, मक्का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17 जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल का उद्गम वर्धमान क्षेत्र यानी कि फर्टाइल क्रिसेंट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑर्गेनेटेड इन द फर्टाइल क्रिसेंट रीजन। ऑप्शन में सोयाबीन है, जव है, टमाटर और कसवा यानी कहवा जिसे कहते हैं। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जव। ओके, यानी कि इनमें से जव एक प्रकार की ऐसी फसल है जो उद्गम उर्वर उर्धमान क्षेत्र यानी कि फर्टाइल क्रिसेंट रीजन में होता है। प्रश्न नंबर 18 जिसमें क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को साइटस फलों की विविधता का केंद्र माना जाता है। तो इस किसको माना जाता है दोस्तों, साइटस फलों की विविधता का केंद्र दक्षिण पूर्व एशिया को। दक्षिण पूर्व एशिया को साइटस फलों की विविधता का केंद्र माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 19 जिसमें पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पत्ति एडियन क्षेत्र में हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ऑर्गेनेटेड इन एडियन रीजन। तो एडियन रीजन में किस फसल की उत्पत्ति हुई है। तो दोस्तों क्यूओना, याद रखेंगे क्यूओना की हुई उत्पत्ति एडियन क्षेत्र में हुई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20 टिटिकम एस्टाइबियम का पोलाइडी स्तर क्या है। तो इसका पोलाइडी स्तर हेप्लाइड है, क्या है, हेक्साप्लाइड। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 21 ट्रिटिकेल का एक इंटरजेनेरिक संकरण। ट्रिटिकेल इज एन इंटरजेनिक हाइब्रिड ऑफ। तो ट्रिटिकल किसका संकरण है, तो गेहूं और राई का। गेहूं और राई का संकरण है ट्रिटिकेल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 दिया गया है अनाज का फल है द फ्रूट ऑफ सीरियल। सीरियल का क्या पूछा गया है, अनाज का फल। तो अनाज का फल कौन सा है, कैरियोप्सिस। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैरियोप्सिस अनाज का फल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23 चावल का वानस्पतिक नाम पूछा गया है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चावल का वानस्पतिक नाम, द बोटेनिकल नेम ऑफ राइस। चावल का वानस्पतिक नाम क्या है, कोराइजा सैटाइवा। इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कोराइजा सैटाइवा, ये चावल का वानस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24
इसमें अनाज के बीजों में एल्यूरोन परत किसके समृद्ध होती है? द एल्यूरोन लेयर इन क्रील सीड इन रिच इन, तो किसमें अधिक होती है? ये भरपूर मात्रा में प्रोटीन में होती है। किसमें? प्रोटीन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर है। अनाज के बीजों में एल्यूरोन परत प्रोटीन से समृद्ध होती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, विश्व की प्रमुख खाद्य फसलें किस परिवार से हैं? द वर्ड मेजर फूड क्रॉप बिलोंग टू व्हिच फैमिली, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो पोएसी कुल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, प्रश्न नंबर 26, प्रमुख अनाज द मेजर क्रील्स आर, तो प्रमुख अनाज कौन सा है? प्रमुख अनाज की श्रेणी में कौन कौन आते हैं? गेहूं, चावल और मक्का। गेहूं, चावल और मक्का ये प्रमुख अनाज की श्रेणी में आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है? गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ, तो गोल्डन राइस विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। दोस्तों आप सबसे निवेदन है, वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिएगा सभी साथी के साथ, और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 28 क्वेश्चन है कि मक्का का वनस्पतिक नाम, द बोटेनिकल नेम ऑफ मेज, तो मेज का बोटेनिकल नाम क्या है दोस्तों? जिया मेज। मक्का का वनस्पतिक नाम जिया मेस है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, चावल किसका प्रमुख स्रोत है? रिच इज ए मेजर सोर्स, माफ कीजिएगा, राइस इज ए मेजर सोर्स ऑफ, तो राइस किसका मेजर सोर्स है? तो सबसे अधिक मात्रा में चावल में क्या पाया जाता है? तो चावल में स्टार्च सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चावल में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। प्रश्न नंबर 30 है, दालचीनी का वनस्पतिक नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दालचीनी का जो वनस्पतिक नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सिनामोम जेलिनिकम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, सिनामोमम जेलिनिकम, ये दालचीनी का वनस्पतिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 31, इसमें लौंग है, लौंग क्या है? क्लोव इज, तो लौंग फूलों की कली है या बीज है या फल है या फिर छाल है? तो लौंग किस श्रेणी में आती है? ये फूलों की एक प्रकार कली है, फूलों की कली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी ये बेबीलोय के द्वारा लिखी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 33, इसमें प्रश्न है कि मसालों का राजा है, मसालों का राजा किसे कहा जाता है? तो काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 34, मसालों की रानी, मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी, इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगर मसालों का राजा पूछा जाए तो काली मिर्च, और मसालों की रानी पूछी जाए तो इलायची पर लगाएंगे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 35, इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कॉफी के लिए विविधता का केंद्र माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कंसीडर्ड द सेंटर ऑफ डायवर्सिटी ऑफ कॉफी? पहला ऑप्शन जिसमें दक्षिण अमेरिका, बी है दक्षिण पूर्व एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका, और डी दिया गया यूरोप। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर अफ्रीका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, तो किस क्षेत्र को कॉफी के लिए विविधता का केंद्र माना जाता है? तो अफ्रीका को कॉफी के लिए विविधता का केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 36, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप ओरिजिनेटेड इन द मेडिटेरियन रीजन? तो जैतून की हुई है दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे, जैतून सही उत्तर हो जाएगा। जैतून की खेती का मूल स्थान भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा गया प्रश्न कि निम्न में से किस क्षेत्र को सेब के लिए विविधता का केंद्र माना जाता है? सेब के लिए विविधता का केंद्र किसको माना जाता है? मध्य एशिया को, याद रखेंगे, मध्य एशिया को सेब के लिए विविधता का केंद्र माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 38, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल को अमेरिका में पालतू बनाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज डोमेस्टिकेटेड इन अमेरिका? तो मक्का को अमेरिका में फसल पालतू बनाया गया था, ठीक है। मक्का एक न्यू वर्ड फसल है जिसका विकास कहां पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 39, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे पहले उपजाऊ वर्धमान क्षेत्र फर्टाइल क्रिसेंट में उगाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वाज फर्स्ट ग्रो इन फर्टाइल क्रिसेंट? तो क्या उगाया गया था दोस्तों?
तो ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्वर वर्धमान क्षेत्र में सबसे पहले जो फसल उगाई गई थी वो गेहूं थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नई दुनिया में यूरोप में लाई गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वाज ब्रॉट टू यूरोप फ्रॉम न्यू वर्ल्ड। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आलू, पोटैटो। आलू कोलंबस के बाद अमेरिका से यूरोप पहुंचा था। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 41, जिसमें है कि निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे पहले पूर्वी एशिया में उगाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप वाज फर्स्ट ग्रो इन ईस्ट एशिया। तो ईस्ट एशिया में चावल को ग्रो किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 42, और इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल नई दुनिया से अफ्रीका में लाई गई है। तो नई दुनिया से अफ्रीका में लाई गई जो फसल है वो कौन सी है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये कसावा जो है यानी कहवा, ठीक है, ये नई दुनिया की फसल है जो अफ्रीका में लाई गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 43, चाय के पत्तों से प्राप्त होता है। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीफ ऑफ। तो चाय के पत्ते से क्या प्राप्त होता है, कैमेलिया साइनेसिस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कैमेलिया साइनेसिस। तो चाय के पत्तों का बोटेनिकल नाम क्या है, तो चाय के पौधे का वनस्पतिक जो नाम है वो है कैमेलिया साइनेसिस। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 44, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्य एसडीजी की संख्या है। द नंबर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी स्टेबलाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन इज। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों की जो संख्या है टोटल वो 17 है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए 17 लक्ष्य का चयन किया गया था। नंबर 45, जिसमें है कि सतत विकास एसडीजी के लिए 2030 स्वीकार करता है कि सभी राष्ट्रों को इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोग ग्रह समृद्धि शांति और सहयोग, इस पे बढ़ावा देना है। यही सतत विकास 2030 का एजेंडा है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 46, जिसमें है कि वैश्विक परिमाणों के साथ पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न करने वाली मानवीय गतिविधि इनमें से कौन सी है। द ह्यूमन एक्टिविटी कॉजिंग इन्वायरमेंटल डैमेज विथ ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिकरण। सही उत्तर क्या है, औद्योगिकरण। वैश्विक परिणामों के साथ पर्यावरणीय क्षति उत्पन्न करने वाली मानवीय गतिविधि जो है वो औद्योगिकरण है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47, जिसमें है कि सामाजिक आर्थिक और पारिस्थितिकी समानता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। द नेसेसरी कंडीशन टू अचीव सोशल इकोनॉमिकल एंड इकोलॉजिकल इक्वलिटी। तो ये आपका सतत विकास का लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 48, जिसमें यूएनसीईडी का पूर्ण रूप क्या है। तो यूएनसीईडी का जो रूप है वो है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, दाल किसका समृद्ध स्रोत है। तो दाल किसका समृद्ध स्रोत है दोस्तों, प्रोटीन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 52, जिसमें भारत का काला सोना कहा जाता है। द ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो दोस्तों काली मिर्च को क्या कहा जाता है, भारत का काला सोना कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 53, जिसमें है कि काफी किस कुल से संबंधित है। तो काफी किससे संबंधित है, काफी संबंधित है दोस्तों रूबिएसी कुल से। किस कुल से, रूबिएसी कुल से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 54 नंबर क्वेश्चन, जिसमें है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो इस आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 55, जिसमें अनाज फलों का राजा है। द किंग ऑफ सीरियल क्रॉप इज। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों गेहूं। अनाज फलों का राजा जो है वो गेहूं है। ओके, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 56, दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। तो दलहनी फसलों का जो राजा है वो चना है। चना दलहनी फसलों में राजा है। और
इसलिए आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 57 जिसमें है कि गुरुजीन केंद्र जीन सेंटर की परिकल्पना पुस्तक लिखी थी। तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी वो बेबी लोई के द्वारा लिखी गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 58 ली द लॉ ऑफ हेमोलेगासिस इन वेरिएशन पुस्तक, ये पुस्तक जो लिखी थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये पुस्तक जो लिखी गई थी ये बेबी लोई के द्वारा लिखी गई थी। ये भी बेबी लोई ने ही लिखा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 59 जिनमें सतत विकास की अवधारणा पहली बार किसके द्वारा स्थापित की गई? तो सतत विकास की अवधारणा सबसे पहले स्थापित की गई थी किसके द्वारा? तो ब्रुंडलैंड के द्वारा स्थापित की गई थी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 60 जिसमें है क्योटो प्रोटोकॉल की मंजूरी दी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल वाज अप्रूव्ड इन, तो ये कब अप्रूव्ड हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 में। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 61 है पास्ता बनाने में प्रयोग किया जाता है यूज यानी कि यूज्ड इन मेकिंग पास्ता, पास्ता बनाने में किसका यूज किया जाता है? तो ड्यूरम गेहूं का प्रयोग किया जाता है पास्ता बनाने में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 62 हींग किसके रेजिन से प्राप्त होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हींग किसके रेजिन से प्राप्त होती है? तो हींग जो प्राप्त होती है फेरुला आसा फोर्टिडा से प्राप्त होती है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 63 यानी काफिया अरेबिका के किस भाग से कॉफी बनाई जाती है? फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ कॉफी अरेबिका इज कॉफी मेड, तो ये जो कॉफी बनाई जाती है बीज से बनाई जाती है। किससे? बीज से बनाई जाती है। कॉफी अरेबिका के बीज से बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 64 जिसमें है कि लौंग का वानस्पतिक नाम बोटेनिकल नेम ऑफ क्लोव, तो लौंग का जो वानस्पतिक नाम है दोस्तों वो क्या है? साइजियम एरोमेटिकम, ये लौंग का वानस्पतिक नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 65 की कलौजी किसके बीच से प्राप्त होती है? तो ये जो प्राप्त होता है वो निजेला सैटाइवा से प्राप्त होता है। आंसर नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 माफ कीजिएगा 66 जिसमें है कि निकोलाई इवानोविच बेबीलोय ने विभिन्न उद्गम केंद्रों को किस आधार पर प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था दोस्तों यहाँ पर फसल पौधों की अधिकतम भिन्नता और वन रिश्तेदारों की प्रचुरता। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा आ और बा, यानी बोथ ए एंड बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 67 जिसमें फसली पौधों की उत्पत्ति के केंद्रों को इस रूप में भी जाना जाता है द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट आर आल्सो नोन एज, तो किस नाम से इसको जाना जाता है? विविधता के केंद्र सेंटर ऑफ डायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 68 जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा चावल की उत्पत्ति का केंद्र है? तो चावल का उत्पत्ति का केंद्र क्या है? भारत और जापान। भारत और जापान इस चावल की उत्पत्ति के केंद्र हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 69 जिसमें है कि कृषि फसलों के उद्गम केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो ये प्रस्तुत की गई थी किसके द्वारा? ये बेबीलोय के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 70 जिसमें रागी का वनस्पतिक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रागी का वनस्पतिक नाम क्या है? तो रागी का वनस्पतिक नाम है एलुसिन कोरकाना। एलुसिन कोरकाना ये रागी का वनस्पतिक नाम है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। 71 नंबर प्रश्न जिसमें एक प्रश्न है कि बाजरे के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बाजरे के कथन में संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन जिसमें देखेंगे कि दिया गया है कि बाजरा फाइबर कैल्शियम और आयरन से भरपूर होता है, तो बिल्कुल बाजरे में फाइबर और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। बी है यह एक ग्लूटेन मुक्त अनाज है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जिसमें है कि यह ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें कम होता है, तो इसमें कम होता है। इसमें अगला है कि इसमें ग्लाइमेसिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो यही आपका कथन गलत है क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है बाजरे में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर है 72 72 नंबर प्रश्न IBPGR का पूर्ण रूप, तो इसका पूर्ण रूप पूछा गया क्या है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो पूर्ण रूप है वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 73 जिसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा पेय किण्वित अंगूर से बनाया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग
बेवरेज इज मेड फ्रॉम द फर्मेंटेड ग्राप्स। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 73 का आंसर डी, वाइन इससे प्राप्त होता है, इसलिए डी आंसर लगाएंगे करेक्ट उत्तर पर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 74, गोभी की उत्पत्ति हुई है, द ओरिजिन ऑफ कैबेज वाज। तो गोभी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से हुई है। कहाँ से हुई है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से गोभी की उत्पत्ति हुई है। आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 75 जिसमें मक्का का विकास हुआ है, मक्का का विकास कहाँ से हुआ है? तो मक्का जो विकसित किया गया था वो मैक्सिको और मध्य एशिया में विकसित किया गया था, इसलिए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको एवं सेंट्रल एशिया, ये आपका सही उत्तर है। ये मक्का का ओरिजिन क्षेत्र है, विकास यहीं पर इसका हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के किस शहर में आयोजित किया गया था? द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड बाय व्हिच सिटी ऑफ ब्राजील। तो ये कहाँ पर हुई थी? ब्राजील में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ब्राजील। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। भाई यहाँ पर रियो डी जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था। तो रियो डी जेनेरियो आपका सही उत्तर इसमें है। ब्राजील में आपको बता रहा था, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ब्राजील के किस शहर में? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ये ब्राजील के शहर में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 77 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनाज का दाना है? तो इनमें से अनाज का दाना जो है वो जौ अनाज के दाने के अंतर्गत आता है। आंसर सी इसमें करेक्ट उत्तर है। प्रश्न नंबर 78 जिनमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फली है? इनमें से एक फली कौन सा है, यानी लेग्यूम कौन सा है? तो लाल मसूर ये लेग्यूम के अंतर्गत आता है। लाल मसूर किसके अंतर्गत आता है? लेग्यूम के अंतर्गत, यानी फली के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 79 जिसमें है कि अपने उत्पत्ति केंद्र के संदर्भ में कौन सी जोड़ी बेमेल है? उत्पत्ति के केंद्र में बेमेल जोड़ी आपको बताना है। तो बाजरा ये कहाँ का है? तो ये अफ्रीका एशिया का है। ठीक है, मक्का कहाँ का है? तो मक्का ब्राजील का नहीं है, मध्य कहाँ का है? अभी मैंने आपको बताया था मक्का कहाँ पर विकसित हुआ था? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। और यहाँ पर क्या दिया गया है? मक्का ब्राजील दिया गया है। तो यही आपका बेजोड़ है, ये सही नहीं है। बाकी आलू का जो उत्पत्ति केंद्र है वो पेरू है, सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है? चीन है। तो तीन चीज याद। बाजरा पूछा जाएगा, तो बाजरा का उत्पत्ति केंद्र कहाँ है दोस्तों? बाजरा का उत्पत्ति केंद्र जो है ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका एशिया है। अगर आलू का पूछा जाए तो पेरू है, सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र चीन है, और मक्का का क्या है? तो मक्का का दोस्तों जो उत्पत्ति केंद्र है वो क्या है? मक्का का उत्पत्ति केंद्र क्या है? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि मक्का की उत्पत्ति का केंद्र जो है वो मैक्सिको और मध्य अमेरिका है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? ब्राजील दिया है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। क्योंकि पूछा क्या गया था दोस्तों? यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन सी बेमेल जोड़ी है। तो आंसर लगा दीजिएगा इस पर, ऑप्शन नंबर बी पर। चलिए अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 80 जिसमें इथोपिया किसका मूल घर है, ये पूछा गया है। तो इथोपिया मूल घर कॉफी का है। किसका है? कॉफी का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 81 जिसमें है कि बादाम और सेब की उत्पत्ति का केंद्र क्या है? तो बादाम और सेब की उत्पत्ति का जो केंद्र है वो एशिया माइनर तथा अफगानिस्तान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 82 चावल का मूल घर पूछा गया था, ओरिजिनल होम ऑफ राइस। तो ओरिजिनल होम है राइस का दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया ये चावल का मूल घर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 83 और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मसाला है जो आमतौर पर मैक्सिकन भोजन में प्रयोग किया जाता है? तो मैक्सिकन भोजन में आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला जो है वो जीरा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 84 और इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्रण का लाभ नहीं है? तो फसल चक्रण के लाभ में कौन सा इसमें नहीं है? तो मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार, मिट्टी के
स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार ये फसल चक्रण का लाभ है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 85 जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेय है जो भुनी हुई कॉफी बीन्स से बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कॉफी। कॉफी जो है भुनी हुई बीज से बनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 86 जिसमें पूछा गया क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र सतत द्वारा विकास आयोग CSD की स्थापना किस वर्ष की गई थी। विच ईयर वाज द कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट CSD स्टेबलाइज्ड बाय द UN। तो ये 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 87 जिसमें पेरुवियन एंडीज को किसका उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। तो पेरुवियन एंडीज को आलू की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में राइट उत्तर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 88 सूरजमुखी की उत्पत्ति मानी जाती है। तो सूरजमुखी की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो कहाँ से मानी जाती है। तो ये USA से मानी जाती है। कहाँ से, USA से मानी जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 89 जिसमें है बुक ऑफ द कैंडोल शाखा से संबंधित है। बुक ऑफ द कैंडोले ये किस शाखा से संबंधित है। ये तो कृष्ण पादपों की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे, ये कृष्ण पादपों की उत्पत्ति से संबंधित है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खेती करने वाले पौधों की उत्पत्ति से ये संबंधित है। आंसर नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 90 जिसमें है कि निम्नलिखित में से किसे अनाज की रानी के रूप में माना जाता है। तो अनाज की रानी जो है वो क्या है, मक्का। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 91 जिसमें है कि उस फसल का चयन करें जो नई दुनिया से संबंधित है। तो नई दुनिया का जो फसल है वो पपीता है। नई दुनिया से संबंधित कौन है, यहाँ पर पपीता नई दुनिया से संबंधित है। आंसर नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 92 जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया को किसकी उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया को माना जाता है उत्पत्ति का जो केंद्र चावल, गन्ना, आम और केला का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, डी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 93 प्रसिद्ध खेती वाला पौधा जो चीन में विकसित हुआ है। प्रसिद्ध खेती वाला पौधा जो कहाँ पर विकसित हुआ है, चीन में, वो आपको बताना है। तो इसमें सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर तो दोस्तों चीन में विकसित हुआ जो पौधा है वो चाय है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 94 जिसमें है कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष स्वीकृत किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष अपनाया गया था। तो 1997 में अपनाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 95 उस फसल का नाम बताया जिसे जन्म स्थान उष्णकटिबंधीय अमेरिका में है परंतु उत्पादन का केंद्र अब मिड वेस्ट USA है। तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मक्का। कौन सा, मक्का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मक्का वह फसल है जिसका जन्म स्थान उष्णकटिबंधीय अमेरिका है लेकिन अब इसका उत्पादन केंद्र जो है वो USA में है। ओके, अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 96 इसमें WWF का अर्थ क्या है। तो WWF का पूर्ण रूप जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है। क्या है इसका जो फुल फॉर्म, वो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF का फुल फॉर्म है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर। प्रश्न नंबर 97 इसमें है हैबिया रबर का उत्पादन केंद्र। तो हैबिया रबर का उत्पादन केंद्र मलेशिया माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रबर का मूल स्थान जो है वो ब्राजील है लेकिन आज इसका जो प्रमुख उत्पादक देश है वो मलेशिया है। प्रश्न नंबर 98 गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र पूछा गया है। द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ व्हीट इज। तो गेहूं की उत्पत्ति का केंद्र जो माना जाता है वो दक्षिण पश्चिम एशिया माना जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 99 जिसमें है कि बेबीलोय की फसली पौधों के उद्गम केंद्र स्थित हैं। बेबीलोय सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट आर लोकेटेड इन। तो यह कहाँ पर लोकेटेड है बेबीलोय के उत्पत्ति के केंद्र। तो इनका उत्पत्ति का केंद्र जो है ये कहाँ पर है, बी और सी, यानी उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में है। इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी दोनों। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 100 इसमें पूछा गया है कि कौन सी नई दुनिया की फसल नहीं है। तो नई दुनिया की फसल इनमें से टैपिओका ये नई दुनिया की फसल है। मूंगफली यानी ग्राउंड नट ये भी आपका नई दुनिया की फसल है। काजू इसके अंतर्गत आता है लेकिन पोस्ता ये नई दुनिया की फसल नहीं है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नई दुनिया की फसल कौन सा नहीं है? पोस्ता नहीं है नई दुनिया की फसल।